दो लोगों की पिता और पुत्र की हत्या कर दी थी। पूरे परिवार को ये आरोपी बनवा देंगी, इससे अच्छा मैं इसी का मर्डर करके अकेला आरोपी बन जाता हूँ। नेतागिरी करते करते वकील बन गए और फिर वकालत में भगवान ने ऐसा साथ दिया कि वकालत आगे चल पड़ी और राजनीति कहीं पीछे छूट गई। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में अगर देखें तो जितने भी नेता हुए, बड़े नेता हुए, गांधी जी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके जितने भी नेता हुए, सारे वकील थे। मतलब पहले वो वकील हुए और फिर वो नेता बने। लेकिन आज जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो पहले नेता थे और फिर नेतागिरी में इतने सेट हो गए कि उनको लगा कि अब वकील बन जाना चाहिए, तो वो वकील बन गए। हमारे साथ आज हैं विनय शुक्ला। विनय जी शुक्ला से हम बातचीत करेंगे। और सर, वेलकम हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। तो सर, पहले ये बताइए कि आप अब अभी नेता बनना चाहते हैं कि वकील बनना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों बन चुके हैं। मैं तो मानता हूं कि दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। कोई उसके लिए जरूरी नहीं है कि वकील हो तो नेता नहीं हो और नेता हो तो वकील नहीं हो जी। हम आज भी देखते हैं हमारे भारत देश के जो भी बड़े वकीलों में हम जिनका नाम लेते हैं जी। अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, जी। रविंद्र प्रसाद हो, और अब नहीं रहे राम जेठमलानी जी हो, और महेश जेठमलानी भी बीजेपी में है। हाँ, अभी महेश जेठमलानी जी राज्यसभा से सांसद भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं। तो हम अभी भी देखते हैं कि सारे जो वकालत के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो राजनीति उनके जहन में तो रहती ही है। और चूंकि एक वकालत का एक ऐसा पैसा है कि जिसके अंदर आप समाज से जुड़े हुए रहते हैं, समाज के लोग आपसे संपर्क में रहते हैं और आप समाज की समस्याओं को हमेशा उजागर करते रहते हैं। तो राजनेता का भी काम एक यही है कि वो हमेशा समाज में जो भी कुछ समस्याएं हैं उनको वो उस प्लेटफॉर्म पे रखता है जहां पे वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा होता है। तो वकालत और राजनीति एक साथ हो सकती है। लेकिन आपकी शुरुआत ऐसा हुआ था ना कि आप मतलब नेता थे जी, जी। और फिर आपको लगा कि भाई इसमें हमको मतलब अब वकालत भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा था कुछ? मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ऐसा था कि मैं संघ से ही मूलतः स्वयंसेवक था बाल काल से ही। और जैसे जैसे समय उम्र बढ़ती गई, कॉलेज में आए तो कॉलेज में संघ का जो एक संगठन है विद्यार्थी परिषद, तो मैं उसका सदस्य था और विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो हुआ ये कि विद्यार्थी परिषद में काम करते करते और जब कॉलेज में जाते थे और उस प्रकार की छात्र नेतागिरी करते थे तो घर में पिताजी का दबाव था कि भाई व्यापार धंधे में अब आ जाओ। तब हमें लगा यार तब नेतागिरी छूट जाएगी। मैंने कहा पिताजी व्यापार में, तो फिर हमने उस वजह से जो है लॉ में एडमिशन लिया कि और 3 साल हम कॉलेज करें और 3 साल जो है हम विद्यार्थियों की राजनीति से सक्रिय रहे। और उसी में हमारी LLB हो गई। वकालत का जो हमारा पढ़ाई है वो भी हमने वहां पे पूरी की। और कॉलेज में मैं GS था, जनरल सेक्रेटरी था। और फिर यूनिवर्सिटी के भी मुद्दों को मैं हमेशा उठाते रहता था विद्यार्थी परिषद में। तो इस तरीके से नेतागिरी करते करते वकील बन गए और फिर वकालत में भगवान ने ऐसा साथ दिया कि वकालत आगे चल पड़ी और राजनीति कहीं पीछे छूट गई। कुछ याद है सर कि मतलब उस टाइम पे जब आप कॉलेज के अंदर थे जी, और मतलब जनरली नेतागिरी करते हैं तो वो क्लास तो अटेंड करते ही नहीं, आप करते थे क्या? नहीं, एक्चुअली कैसा होता है कि कहीं ना कहीं क्लास में कुछ अटेंड करता था, लेकिन ज़्यादा करके तो कॉलेज के बाहर ही। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी यूनिवर्सिटी का वेट लिफ्टर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग था। और कॉलेज में कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स नहीं थी जिसमें मैं पार्टिसिपेंट नहीं होता हूँ। तो चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, चाहे चेस हो, चाहे वो फिर कबड्डी हो या कोई भी गेम हो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग तो मेरा फेवरेट गेम था। सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होना और साथ में पढ़ाई को भी उतना ही तवज्जो देना। लेकिन ये जरूर है कि जो नेतागिरी करते हैं कहीं ना कहीं उनसे पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हम इतने भी वो नहीं थे कि बिल्कुल भी क्लास में ना जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त तो हमारा क्लास के बाहर ही गुजरा है।
मतलब पहले से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कॉलेज में ही हम लोग ने नेतागिरी वाले सारे जो गुण हैं जी। वो सीख लिए थे। और उसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि उसका आपको फायदा क्या हुआ जब आपने रियल पढ़ाई करके वकालत शुरू की। जी। तो मतलब मतलब मैंने आपसे बात की, आपने बताया कि ये ट्रांजिशन एकदम स्मूथ था, पता नहीं था कि भाई वकील ही बनूंगा। जी। तो वो जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ? ये एक्चुअली कैसा हुआ कि पिताजी चाहते थे कि व्यापार धंधे में आ जाएं, तो मैंने कहा ये दोपहर के टाइम पे मुझे बुला लिया करते थे दुकान पे 2-3 घंटे 4 घंटे। मैंने सोचा वो उससे बचना है तो क्या करें, तो वकालत एक बार ज्वाइन कर लो तो पिताजी पूछना बंद कर देंगे कि भाई पूरे दिन कहाँ पे रहता है। और जब कोर्ट में गए वकालत के व्यवसाय से जुड़े, तो कहीं ना कहीं लोगों का वो विश्वास था, भरोसा था, वो जो उन्होंने देखा था हमारे साथ, हमारे ऊपर, तो उनको ये था कि इसको कोई भी काम सौंपेंगे तो ये अच्छे से कर लेगा, ये निपटा लेगा। तो वो जो भरोसे से वो काम सौंपते थे और उसको हम कहीं ना कहीं करते थे, और साथ में जब मैं मानता हूँ पैसे आने लगे, जब काम करते थे पैसे भी आने लगे, रिस्पेक्ट मिलने लगी। आप किसी का काम कर देते हो तो वो आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तब ये लगा कि यार नहीं यार, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है और फिर इसमें ही करना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर इसके बाद एक के बाद एक लोग काम मिलते गए, कारवा बढ़ता गया, और फिर ऐसा लग गया कि नहीं यार, अब यही प्रोफेशन। आज की स्थिति ये है कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, जो दोनों भाई भी वकालत के व्यवसाय से हैं। छोटा, सबसे छोटा है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों भी इस समय वकालत के ही स्टडी में हैं। और बड़ा बेटा जो है मेरा, उसने अभी जस्ट लंदन में जा रहा है वो मास्टर करने के लिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में वो मास्टर करने जा रहा है। और जो छोटा बेटा है वो अभी NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में लास्ट ईयर में है, और उसका भी जो है प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया है, और उसको कॉलेज कैंपस में ही उसको 20 लाख के सालाना पैकेज पे उसको जॉब ऑफर हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है या जो पीढ़ी है, अब उसने व्यापार धंधे को छोड़ के जो वकालत के हमारे व्यवसाय है, अब उसको पकड़ लिया है। अब ये मैं कह सकता हूँ, मतलब वकीलों का फैमिली हो गया आपका। हाँ बिल्कुल। हमारे घर में जितनी, हम 3 भाई हैं, 3 भाई में मेरी वाइफ तो नहीं, लेकिन मेरे दोनों छोटो भाइयों की जो वाइफ हैं, वो लोगों ने भी LLB कंप्लीट कर लिया है, और वो लोग अभी प्रोफेशन में तो नहीं आए हैं, लेकिन वो लॉयर तो LLB तो हो चुके हैं। मतलब उन सब के इंस्पिरेशन आप ही हो, यानी पहले वकील आप ही थे? हाँ, घर में पहले वकील मैं ही बना। सबसे पहले आप ही बने? पहले मैं बना, उसके बाद अभी कितने हैं टोटल सब? अभी घर में देखने जाए तो हम 3 भाई हैं। 3 भाई में से 2 भाई की वाइफ भी LLB हो चुकी हैं, और 2 बेटे हैं, वो भी LLB कंप्लीट बस कर चुके हैं जी। तो इस तरीके से देखने जाए तो अब 7 लोग हो चुके हैं। अच्छा। तो पापा क्या कहते हैं अभी? चूंकि पिताजी का साथ 2015 में छूट गया, पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी जब थे तब भी उनको बहुत प्राउड फील हुआ करता था। वो कभी कभी सैर करते थे, मतलब खुशी अपनी हम लोगों मुझे बताते थे कि मतलब मैंने जो सोचा था और जो आज आप लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हो, तो वो खुशी बताते थे कि नहीं अच्छे हो तुम लोग। और वकालत का व्यवसाय जो है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और वकालत के व्यवसाय में आप चाहो उतनी आप समाज सेवा भी कर सकते हो। पैसे कमाने का साधन के तौर पे मैं नहीं कहता हूँ, पैसा कमाना तो वो बाय प्रोडक्ट है, पैसे तो ठीक है, लेकिन ये एक जस्टिस के लिए भी आज जो हम लोग, कोई जब काफी केस ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको हम देखते हैं कि रियल में ये लगता है कि नहीं ये इनोसेंट है, और इसको न्याय अगर हम दिला सकते हैं तो वो हमें हमारे जीवन में, मतलब तो कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो पैसे नहीं देके जाते हैं, लेकिन वो जॉब सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत देके जाते हैं। तो ये प्रोफेशन इस प्रकार का है कि इसमें आपको कुछ याद आता है कि फर्स्ट क्या काम किया था, या कोर्ट में नहीं गए लेकिन कुछ भी जो भी? नहीं, मुझे पता है, ठीक है। हाँ अच्छा। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जूनियर डेज में होते हैं तो सीनियर ही काम सौंपते हैं।
तो सीनियर जनरली हमें क्या काम सौंपते हैं, वो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की किला में कोर्ट हुआ करती थी, हम लोग जब वकालत करते थे। तो कभी कोई क्लाइंट आता था तो हमारे सीनियर कहते थे ये ले जाओ इनको, ये वहाँ पे आपका काम देख लेंगे। अब हम सोचे कि यार केस में है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, करना क्या है। साहब से पूछो साहब वहाँ मुझे करना क्या है, कुछ नहीं, बोले तू जा और वहाँ पे देख लेना, तुझे समझ पड़ जाएगा। और जाते थे तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में एक्चुअली थोड़ा फ्रीडम होता है आपको कि आप कुछ भी बोलते हो तो भी उसका नुकसान क्लाइंट को नहीं जाता है। तो हमने जो अपनी वकालत की टेस्टिंग की है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से स्टार्ट की, और वहाँ से ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। और फिर उसके बाद जाके एसडी कोर्ट, जेडी कोर्ट और सेशंस कोर्ट में भी फिर अब कॉन्फिडेंस के साथ हम कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आया है छोटी कोर्ट से। अच्छा, तो पहला क्या कौन सा केस था? पहले केस ऐसा था, एक दो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों का झगड़ा था। वो घर के बाहर पानी डाल दिया करते थे, उसको लेके दो सामने आमने वो लड़ाई झगड़ा करते थे कि भाई ये तुम घर के बाहर गंदा करते हो। तो उसके लिए जो है 151 हम लोग जानते हैं, पुलिस वाले करते हैं कि भाई अटकायती पगला, सुलह शांति भंग न था एना माटे। तो 100 चैप्टर केस बोलते हैं उसको जनरली। तो वो चैप्टर केस के अंदर हम लोग गए थे, बहुत ही छोटा केस, लेकिन वाकई मेरी लाइफ का वो आज भी नहीं भूलने वाला केस कि वहाँ पे मैंने फिर अपनी वो वकालत का जो है अपना परफॉर्म, तो बहुत ऐसा केस था, वो तो मामूली केस था। तो याद हो ऐसा कौन सा? वो एक बहुत फेमस था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मर्डर किया और पुलिस स्टेशन सामने से जाके। जाके। वो क्या था केस? ये एक पांडेसरा में एक एफआईआर हुई थी। वो एफआईआर कुछ इस प्रकार से थी कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन जाके उसने एडमिट किया कि मैंने मेरी पत्नी की जो है हत्या कर दी है। तो पुलिस वाले चौंक गए, बोले कि भाई तुम हत्या करके हमारे पास सामने से चल के आ रहे हो, क्या बात है। और फिर पुलिस वाले गए, बोले बताओ डेड बॉडी कहाँ है। वो लेके गया अपने घर पे, बताई उसने डेड बॉडी। वो लोग ने बोला अरे ये तो सही में मर्डर कर दिया है। फिर उसने पूछी वजह पुलिस ने कि भाई तुमने मर्डर क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बार बार सुसाइड करने की धमकी देती थी। और हम लोग जानते हैं कि आजकल कभी भी कोई सुसाइड कर लेता है तो जो सुसाइड करता है उसके फैमिली वाले फिर उसके पूरे परिवार के, ससुराल वालों, इन-लॉज को, सबको एक्यूज्ड बना देते हैं। तो उसने बोला कि मेरे पूरे परिवार को ये आरोपी बनवा देंगी, इससे अच्छा मैं इसी का मर्डर करके अकेला आरोपी बन जाता हूँ। और मानोगे नहीं, उसमें कंप्लेनेंट जो थे वो पुलिस वाले खुद थे। जो पुलिस वाले ड्यूटी पे थे, जिसके सामने उसने जाके ऑफेंस एडमिट किया था, वो खुद एज ए कंप्लेंट उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया। उसमें मैक्सिमम विटनेस जो थे वो पुलिस विटनेस थे। और उसके बावजूद भी जब ट्रायल चली तो कुछ ऐसी लैक्यूना थी जो अभी आजकल हम लोग कहते हैं ना कि वो प्रॉपरली जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए नहीं किया और उसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिला और वो बाइज्जत बरी हुआ था। जी, ऐसा ही दूसरा भी कोई केस था? हाँ, एक और इस प्रकार से केस था जिसके अंदर भी मैं ऐसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल, उसमें तो ऐसा था कि दो लोगों की, पिता और पुत्र की हत्या कर दी थी। और पिता और पुत्र की हत्या करने के बाद जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। और शुरू से उस ट्रायल में हम एडमिट करके चल रहे थे कि हाँ ये दो लोगों की जो जान गई है उसमें मेरी वजह से जान गई है। लेकिन उसमें हमने ये पहले से बताया कि हमने ये हत्या नहीं की है, ये अगर हम हत्या हमसे नहीं करते तो हम नहीं बच पाते, चूंकि हमारे बॉडी पे भी बहुत सारी इंजरी थी। और उसमें भी हमारी ये बात को, दलील को कोर्ट ने ग्राह्य रखा कि भाई हाँ ये कोई इंटेंशनली मर्डर नहीं है और ये जो है ये एक हादसा है और इसमें जस्ट सेल्फ डिफेंस की बातें हैं। तो वो जो है उसमें भी एक्यूज्ड को जो है एक्विटल का बेनिफिट मिला था। तो ऐसे तो खैर वाकई बहुत सारे ऐसे जीवन में केस है, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि कुछ याद रह जाए, उनमें से ये ऐसे केस हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है डिफेंस बचने का और उसके बावजूद आप अपने आप को बचा ले जाते हैं। ये एक इम्प्रेशन है जी सूरत में कि आप उत्तर भारतीयों के वकील हैं जी। तो ये मतलब क्या कितने हद तक सही है? और जी जी सर मैं ये कहूँगा, उत्तर भारतीय में हम किसको गिनते हैं? आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सब आ जाता है हम जब जाते हैं उसमें तो। लेकिन ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा करके जो है हम जो
परप्रांतीय हैं उनके मैटर ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है। मैं चूंकि बॉर्न एंड बॉट अप में यहाँ पे हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई है, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है, तो मैं हूँ यहीं का, और यहाँ के भी सारे लोग से आज मैं उतना ही कनेक्ट हूँ जितना मैं उत्तर भारतीयों से कनेक्ट हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि जब आप जिनके बीच में ज्यादा रहते हैं तो उनका आपके ऊपर ज्यादा वो रहता है। तो ये भी एक, अगर लोग कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं सूरत शहर का वकील हूँ, और मुझे सारे जो भी मेरे सूरत के रहने वाले लोग हैं उनको कभी भी अगर न्याय की जरूरत है तो मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं पूरी बेस्ट एफर्ट देता हूँ कि मैं उनको न्याय दिला सकूँ। एक पर्सनल सवाल पूछूं कि जो ये आपकी इम्प्रेशन है वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो मुंबई की जो हालत है जी, कि मुंबई में जो फेस करना पड़ता है जी, मुंबई और सूरत एक जैसे हैं आई थिंक, पूरा वहाँ पे भी पूरे देश के लोग रहते हैं, यहाँ पे भी पूरे देश के लोग रहते हैं जी, तो वहाँ पे जो फेस करना पड़ता है उत्तर भारतीयों को, आपको सूरत में क्या ऐसा कभी फील हुआ, ऐसा कुछ लगा क्या आपके प्रोफेशन में काम करते हुए कि नहीं यहाँ बहुत टफ है, या ऐसा कुछ कभी फील हुआ क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारी यहाँ की जो धरती है ये बहुत ही अलग प्रकार की धरती है गुजरात की। गुजरात ने तो, और उसमें भी खास करके अगर सूरत की बात करें तो एक सूरत लघु भारत ये कहते हैं, और यहाँ पे कोई भी मतलब प्रांत ऐसा नहीं होगा भारत देश का जो सूरत से छूटा हुआ हो। हर प्रांत के लोग यहाँ पे आए हैं और अपने अपने प्रकार से अपने अपने व्यवसाय को, काम धंधे को वो कर रहे हैं, और सूरत के लोगों ने बहुत प्यार से उनको स्वीकारा है। आज हम खुद ये देखते हैं कि आज सूरत शहर में आज अगर देखने जाए तो आज कौन है, आज ज्यादा करके आज देखने जाए तो हमारे सांसद जो है वो आज महाराष्ट्रियन है। आज हम लोग देखने जाते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। तो गुजरात की धरती और महाराष्ट्र, मुंबई में मतलब हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ तो ये कहते हैं ना, पारसी जब आए थे तब वो आए थे तो दूध में शक्कर वाली जो कहावत है, तो वो लोग तो यहाँ के तो ऐसे हैं कि भाई कोई भी आता है अगर वो शांति से रहता है, अच्छे से रहता है, प्यार से रहता है, तो यहाँ के लोग हमेशा अपने पलकों पे बिठा के नवाजते हैं और आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। मतलब ये यहाँ कभी ऐसा कहीं पे देखा भी नहीं है वैसा कोई यहाँ पे इस तरह के कोई मतलब आंदोलन हुए हों या इस तरह का किसी को फील हुआ हो, ऐसा कभी कहीं देखा नहीं है। इसलिए शायद मैं बोला आपको, आप क्योंकि आप तो, नोन हैं और मीडिया में भी इतने लोग आप उससे परिचित हैं, आपको लोग जानते भी हैं, तो शायद आप सही ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या कभी ऐसा फील हुआ सूरत में? क्या नहीं हुआ? नहीं। तो ये बताइए कि जो यंग जनरेशन है जी, अभी जो आना चाहते हैं वकालत में जी, उनको, क्योंकि आपने तो अभी पूरा फैमिली बनाया है जी, तो जी, आप सही गाइड कर सकते हैं कि जी, क्या करना चाहिए, कैसे किस तरह से शुरू करना चाहिए अपना काम? जो भी वकालत के प्रोफेशन में अपने आप को लाना चाह रहे हैं और अपने आप को बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड लॉयर बनाना चाह रहे हैं, वकील बनाना चाह रहे हैं, तो पहले उनको अपने आप में भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि हमें अपने आप में मतलब कि किस फील्ड से हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैंने क्रिमिनल फील्ड को पसंद किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आए लॉयर बने और वो सीधा क्रिमिनल फील्ड में एंटर हो और उसे सफलता मिल जाए। हाँ, ये है कि वो जब आता है वकालत के व्यवसाय में तो वो जिस भी काम उसके पास आते रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास चॉइस नहीं होती है। आज मैं ही अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास पहले लेबर कोर्ट के भी मैटर आते थे, कंज्यूमर भी आते थे, दस्तावेज के भी काम आते थे, कोई भी काम आते होते हैं तो हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसको लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जिसमें मास्टरी होती है उसमें हम अपने आप एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। इसलिए पहले किसी भी परिप्रेक्ष्य में हमें नए लॉयर जो भी आते हैं उनको अपने आप को बांधना नहीं चाहिए कि वो स्पेसिफिक किसी फील्ड से प्रैक्टिस करेंगे। उनको जो भी काम मिलता जाए उस काम को वो ले, उस काम में वो अपने आप को माइंड अप्लाई करे, उसकी किताबें पढ़ें, उसके कोर्ट में जाके वो वहाँ पे देखे बेस्ट गाइडेंस जो मिलता है ना कोर्ट में या कहीं पे भी, वो आप जब वहाँ पे पर्टिकुलर खुद जाओगे, वहाँ के क्लार्क से पूछोगे, वहाँ के प्यून से पूछोगे, वहाँ के स्टाफ से पूछोगे, तो वो आपको सही तरीका बताएंगे कि आप ये करो तो आपको सफलता
मिलेगी। तो आप काम करोगे तो काम ही काम को सिखाएगा। वकालत जो फील्ड है वो एकलव्य जैसी फील्ड है। इसमें कोई आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा। इसमें आपको दूसरों को चलते हुए देख के अपने आप को चलना सीखना पड़ेगा। तो नए लॉयर को ये एक अपने आप में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो किसी भी काम को मना ना करे, जो भी काम आए उसके अंदर डीप तक उतरे अंदर। और जो स्टूडेंट लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस है, आपने जो अलग अलग चीज़ों में भाग लिया, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है अभी? जी, मैं ये मानता हूं कि कोई भी कार्य किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किए होते हैं वो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। आज हमने चाहे कॉलेज के अंदर भी जब हम नेतागिरी भी करते थे तो उसमें जो हम समस्याओं को देखते थे, तो वो चीजें आज हमारे जब वकालत में हम लोग देखते हैं, किसी की समस्याएं देखते हैं तो उससे हम कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीजें काफी बार क्या होता है कि हमने अपने जो पास्ट के ही एक्सपीरियंस है, हमने अपने जीवन के ही जो जिए होते हैं, उसी में से हम अपने आपको हम देखते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में भी जो मैंने काम किए हैं और जो भी चीजें मैंने देखी है, तो उसका बिल्कुल वकालत के व्यवसाय में मुझे फायदा तो मिलता ही है। लेकिन फिर भी वकालत में जो भी केस आते हैं, हर केस एक अपने आप में अलग होता है, अनूठा होता है। तो हर एक केस को अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो वो आपकी हाँ ये है कि हमारी कार्य सोचने की शक्ति को, वो हम जो कॉलेज लाइफ में ये सब में जो हम अपने जीवन में जब आगे आगे वकालत तक आते हैं, तब तक में हमारी जो माइंड सोचने की शक्ति और देखने की शक्ति, समझ सकती, एक ही केस अगर हम 10 लोगों को पढ़ने के लिए दें और 10 लोगों को हम कहें कि आप ये केस में क्या क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है वो लिख के दीजिए, बोलिए मत, नहीं तो सुन के वो दूसरा। तो वो जब 10 लिख के देंगे आपको, तो आप देखोगे उसमें 10 ने उसमें अलग सोचा होगा कि कोई उसमें अलग कुछ प्लस पॉइंट ढूंढ रहा है, कोई उसमें कुछ अलग ढूंढ रहा है। हर एक का डिफेंस भी अलग होता है। तो व्यक्ति की एक अपनी वो रहती है। तो बिल्कुल कोई भी किया हुआ कार्य वो आपको लाइफ में कुछ तो देता ही है पॉजिटिव। और ये मतलब कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वकील के प्रोफेशन में शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये करता है। बिल्कुल कम्युनिकेशन। और ये अगर आप कॉलेज के टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, जैसे आप उसमें इन्वॉल्व थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो वो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है वो कहीं शायद सीख नहीं सकते हो आप। जी, ये मुझे जो जवाब देना चाहिए था वो आपने सवाल के रूप में पूछ लिया। सही बात है कि हम जब कॉलेज लाइफ में थे और जब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स या जो हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते थे, तो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। और वकालत का जो प्रोफेशन है वो 100% कम्युनिकेशन का स्किल है, क्योंकि उसमें जब हम अपने मैटर को कोर्ट के सामने पुटअप करते हैं तो वो आपका केस कितना अच्छा है वो आप जानते हैं, लेकिन वो जब तक आप सामने वाले को नहीं बता पाते कि आपका केस कितना अच्छा है, तब तक आपका केस अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हम जब कम्युनिकेशन किस वे में करते हैं, हम जज को किस प्रकार से समझा पाते हैं अपनी बातों को, वो चीज बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल वकालत के व्यवसाय में। लेकिन किस व्यवसाय में कम्युनिकेशन, मान लो जैसे हम क्रिमिनल साइड या जो हम कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं उसमें, लेकिन रेवेन्यू साइड या वो सब जो वहां पे है, वहां पे ड्राफ्टिंग या जो नॉन लिटिगेशन साइड जो प्रैक्टिस करते हैं, पैटेंट आईपीआर में, पैटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह में करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो नहीं भी हो तो एक बार चल जाएगा। लेकिन मेन जो कोर्ट प्रैक्टिस में जो है क्रिमिनल साइड से या जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट वगैरह में जिनको रहना है, उनके लिए तो 100% कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। और उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो स्कूल कॉलेज ही है, और उसमें अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, वो उसका बेस्ट वे है। और मतलब आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मास कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत। एक वही कहते हैं ना कि राजनेता नेता क्या करते हैं भाई, पब्लिक के बीच में कहीं पे भी उनको अगर 1000 लोगों के लाखों की भीड़ में अगर उनको 2 शब्द कहने को कहा जाए तो कभी भी नेता उससे घबराएगा नहीं, उल्टा उसको तो वो अपॉर्चुनिटी लगती है। तो वो चीजें जनरली डेवलप करनी होती है आप कभी भी एडवोकेट को, कि भाई वो जब लोगों के बीच में अपनी बात को खुले मन से, खुले दिल से और अच्छे वे में रख सकता है, तो ये एक बहुत ही नहीं, मीडिया का मैं खास स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि मीडिया के साथ में जो आपका कनेक्शन है, रेपो है, उसका कितना फायदा होता है आपको?
देखिए, मीडिया से रेपो कैसे बनता है, ऐसे तो है नहीं कि मीडिया से बनाने से बन जाए। जनरली हम लोग जैसे अब स्टूडेंट लाइफ में थे, तभी हमारे साथ स्टूडेंट की खबरों के लिए पत्रकार से हम कनेक्ट रहते थे। भाई हम आज कॉलेज में कोई भी डे सेलिब्रेट करते थे, कोई भी कॉलेज में छोटा सा फंक्शन करते थे, तो हमारी ये चाहत होती थी कि वो मीडिया उसकी इंपॉर्टेंस ले और उसको अपने अखबार में स्थान दे। तो हम उसके लिए क्या करते थे, हमारे जो एजुकेशन बीट जो देखते थे मीडिया वाले, हम उनसे कनेक्ट में रहते थे। फिर क्या हुआ कि वही लोग धीरे धीरे, कोई चेंज होता रहता है मीडिया में भी, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आज अगर आप एजुकेशन देख रहे हो तो लाइफ टाइम वही देखेंगे, कल वो क्राइम देखते हैं, कल कोई कोर्ट देखता है। तो वो जब धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं और उनसे एक अलग, चूंकि आपने पहले भी उन लोगों से काम किया होता है, तो एक रेपो रहता है ऑब्वियसली कि जब आज कोई भी हमारी केस अगर कोर्ट में होती है, हमारे केस में कोई अच्छा या बुरा कोई भी अगर रिजल्ट आता है, तो मीडिया को अगर वो लगता है कि उस मैटर में उनको अपने अखबार में कुछ बातें बतानी चाहिए पब्लिक को, तो वो जब उसको लिखते हैं, तो अगर हम उनसे अगर फ्रेंडली हैं तो हमसे इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमसे सच बात को जान लेते हैं। अगर हमारे नेगेटिव भी गया है रिजल्ट, तो भी वो हमसे फैनली पूछ लेते हैं कि विनय भाई क्या हुआ, क्या ऐसा तो क्या वजह थी कि उसमें आई। वो हमारा नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन वो उसको अच्छे से वो कवर कर पाते हैं, प्लस माइनस सारी चीजों को। तो इसलिए मीडिया कम्युनिकेशन, मैं तो कहता हूँ चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आप वकालत में हो या फिर आप पॉलिटिक्स में हो, आप अगर मीडिया से एक वो अंग बन चुका है कि हमें उनसे तो जुड़े रहना ही चाहिए। हमें भी उनसे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता रहता है। तो ये जैसे वकालत.com है या जो सोशल मीडिया है, उसका भी कुछ रोल है जो ट्रेडिशनल मीडिया के अलावा? देखिए, वकालत.com तो एक स्पेसिफिक ही पता चल जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लॉयरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो जो कानून के जो संघर्ष में आए हुए हैं या जिनको भी कानूनी तकलीफें आ रही हैं, आज उनको ही वकालत शब्द ही ऐसा है। और या तो आपका जो प्रोग्राम का टाइटल ही है हाजिर हो, तो वो जो प्रोग्राम आपका जो नाम है वही एग्जैक्टली ये एक न्यायालय के प्रोफेशन के साथ कनेक्ट कर जाता है। तो इसलिए ये वकालत.com और जो हाजिर हो का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये मैं अभी देख रहा हूँ शहर में लोगों में ये बहुत ही प्रचलित हो रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो अपने गूगल से या उससे वो अपने कानून के बारे में या गूगल पे सर्च करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज उनको एक वकालत.com के भी माध्यम से आज उनको सूरत शहर के ही नहीं, गुजरात में, भारत देश में किस प्रकार से कानून के संबंधित काम चल रहा है, उससे जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिल रहा है। स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता था कि टेक्नोलॉजी का रोल आप कितना देख रहे हो फ्यूचर में, यार अभी आपके प्रोफेशन में? आने वाले, आज अभी जो नए कानून बने हैं हमारे देश ने, जो 3 नए कानून बनाए हैं गृह मंत्री जी ने, उन कानूनों में सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दी गई है तो टेक्नोलॉजी को दी गई है जी। पहले हम लोग जानते हैं कि पहले किसी को नोटिस सर्व करना या समन सर्व करना कंपलसरी होता था कि कोर्ट का जो क्लार्क है या कोर्ट का जो स्टाफ है या तो फिर पुलिस वाले जो है वो नोटिस और समन सर्व करने जाया करते थे। अब वो सूरत में हो लोकल तो चलो समझ में आता है, सूरत के बाहर हो और मान लो गुजरात के बाहर है तो एक बहुत बड़ा वो हेडेक हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है, आज व्हाट्सएप के माध्यम से, आज ईमेल के माध्यम से या ऐसे जो हमारे पास माध्यम है, इनके माध्यम से हम इजीली हम अपने नोटिस और समन्स को उनको सर्व कर सकते हैं। इसको अब कानून में प्रोविजो दिया गया है जी। पहले ये चीज नहीं थी जी। पहले ये चीज कभी, क्योंकि तब जब ये कानून बने थे तब कभी ये सब था ही नहीं, सोशल मीडिया वगैरह, तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब लेकिन इसमें दिया गया है कि अगर आज कोई कंपनी को आपको नोटिस सर्व करनी है तो आप उनकी मेल आईडी पे जाके आप उनको मेल कर देते हैं, तो आपका वो मान लिया जाता है कि आपने उनको नोटिस या समन्स सर्व कर दिया है। ये आया है टेक्नोलॉजी में। और देखने जाए तो आज सीसीटीवी का एविडेंस वैल्यू आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले के जमाने में जब कानून बने थे तब सीसीटीवी वगैरह जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आज हम लोग देखते हैं कि आज धीरे धीरे लगभग हम पूरा शहर, पूरा एक एक जगह को हम आज सीसीटीवी से कवर कर चुके हैं। आज कोई भी जगह पे कोई इंसिडेंट बनती है तो तुरंत उसके ऑडियो वीडियो वायरल होने लगते हैं। तो वो जो चीज है उनको एविडेंस में पहले कोई स्थान नहीं था। अब जो है एविडेंस में स्थान था भी तो उसके लिए प्रॉपर तरीका नहीं था। अब उसको बहुत अच्छी उसको वैल्यू दी गई है और उसके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए हैं साक्ष्य अधिनियम में, भारत साक्ष्य अधिनियम में। और उसके तहत जो है अब जो भी ये नई टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है जी। वकालत में तो आपने बहुत कम एज में बहुत अच्छा अचीव कर दिया। अपने
खुद तो बने, दूसरे 7 लोगों को भी वकालत में ले आए। जी। अब क्या फ्यूचर में वापस मतलब पॉलिटिक्स में आने का कुछ प्लान है क्या? देखिए, मैंने कभी पॉलिटिक्स को छोड़ा ही नहीं है। Okay. मैं हमेशा से, मेरा पॉलिटिक्स जो है वो मेरी अंतर की आत्मा है। जी। मैंने हमेशा अपने जीवन में मैंने ये एक गोल बना रखा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, अगर इस देश की सेवा करने का और इस राज्य की, इस शहर की सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी में होगा, प्राधान्यता में होगा। तो वो तो मुझे मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ही ये कहता हूँ आपको कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में मैं अपने आप को वहाँ पे देखता हूँ। मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी बिलीव करता हूँ, संगठन में भी बिलीव करता हूँ। ये है कि मेरे लिए जो जरूरत है, मैंने आपको बताया, वकालत मेरी एक आमदनी का जरिया है। मेरा घर परिवार आज इसी व्यवसाय से आज मैं उसको चला रहा हूँ। अब लेकिन समय आ चुका है कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में आ गए हैं। अब मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर काम धंधा व्यवसाय करके ही परिवार को मुझे चलाना है, वो अपने आप से चल सकते हैं। तो अब मेरे लिए शायद बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अब मैं ज़्यादा समय राजनीति में दे पाऊंगा। तो आने वाले वक्त में मैं बिल्कुल आपको शायद उस रूप में भी होने की कोशिश करूंगा, दिखूंगा। विनय जी, थैंक यू, और आपको शुभकामनाएं कि हम शायद नेक्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू करें तो आप कहीं पे एमएलए हों या कहीं मिनिस्टर हों, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाजिर हो